एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोगों ने जो पॉलन ग्रेन्स का पूरा एज यू नो जो पिस्टल इंटरेक्शन था, पॉलन टॉपिक आपने देखा ही था, पॉलन एंड पिस्टल इंटरेक्शन। यहाँ तक क्लास मैंने आप लोगों को करवा दिया था कि स्टिग्मा में अपनी खुद की एक एबिलिटी होनी चाहिए। एक तो फर्स्ट एबिलिटी कि वो राइट पॉलन को पहचान सके। राइट, ऐसा नहीं है कि पॉइजन प्लांट का पॉलन ग्रेन्स आया है और वो एक्सेप्ट कर ले, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसको पहचानने की एबिलिटी होनी चाहिए। एंड सेकेंड एबिलिटी होनी चाहिए स्टिग्मा पे कि वो स्टेराइल नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सके। यही था। अब उसके आगे के जो पॉइंट्स थे वहां से हम आज से स्टार्ट करते हैं। यहाँ का जो नेक्स्ट पॉइंट था, द कॉम्पिटेबल pollen absorbs water and nutrition from the surface of stigma, germinates and produces pollen tube। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो राइट pollen grains थे और जो स्टिग्मा यानी कि पिस्टल या फिर कार्पेल कुछ भी कह दीजिए, फीमेल पार्ट, उसमें भी कॉम्पिटिबिलिटी है अपने आप को फर्टिलाइज्ड करने की। तो अब क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन्स है स्टिग्मा से स्टिक हो जाएंगे। पॉलन ग्रेन्स क्या हो गए, स्टिग्मा से स्टिक हो गए। अब ये पॉलन्स क्या करेंगे, स्टिग्मा के सरफेस पर जो भी वाटर और न्यूट्रिशन की प्रेजेंस होगी, स्टिग्मा क्या है अंदर से थोड़ा सा स्टिकी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पे बहुत वाटर के मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिशन, स्वीटरी सब्सटेंस यहाँ पे इसके आसपास पूरे सरफेस पर प्रेजेंट रहते हैं। जैसे ही पॉलन स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे, स्टिग्मा के सरफेस पर जो भी वाटर न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही पॉलन्स को वाटर न्यूट्रिशन मिल जाएगा, वो पॉलन ट्यूब क्रिएट कर देंगे। पता है ना, ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि पॉलन ग्रेन्स कभी भी डायरेक्टली एंटर नहीं होते हैं, ओव्यूल के अंदर एक पॉलन ट्यूब बना के एंटर होते हैं। और ये पॉलन ट्यूब किससे बनती है? जब पॉलन्स स्टिग्मा के सरफेस से वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Its growth through the style is determined by specific chemicals। अब ये क्या है, धीरे 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 करके क्या है, नीचे स्टिग्मा के जो सेकंड पार्ट आता है वो कौन सा आता है, स्टाइल आती है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब बनी, ये पॉलन्स उस स्टाइल में अंदर कर धीरे 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 करके क्या है, एंटर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट, the stigmatic surface provides the essential prerequisites for a successful germination which are absent in the pollen। देखिए जो स्टिग्मा सरफेस होता है जिसमें वाटर, न्यूट्रिशन और भी बहुत सारे मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट रहते हैं और ये कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? पॉलन एब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि पॉलन में अकेले ये सब चीजें प्रोड्यूस, जर्मिनेट या डेवलप होने की खुद की अपनी एबिलिटी नहीं होती। ये तब भी अपने आप को सक्सेसफुल जर्मिनेशन करवा सकता है जब इसे स्टिग्मा से वाटर और न्यूट्रिशन प्रोवाइड होंगे। तो पॉलन में जितने भी वाटर, न्यूट्रिशन, ये सब चीजें होती है ना, ये पॉलन्स में नहीं प्रेजेंट होती है। वो स्टिग्मा से लेकर अपने आप को ग्रो करता है या जर्मिनेट करता है। नेक्स्ट है, द pollen tube is finally pushed through the ovule and reaches the embryo sac। अब यहाँ से जब स्टिग्मा से pollen tube बनी, सपोज करिए स्टिग्मा है, स्टिग्मा से pollen tube बनी और लास्ट कहाँ तक जाएगी? पूरे ओव्यूल पार्ट तक। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रॉय सेक। ये पूरा pollen ट्यूब ये ओव्यूल तक गई और ओव्यूल के अंदर भी एम्ब्रॉय सेक के अंदर जाके अपनी ओपनिंग करती है। The tip of the pollen tube enters in one of the synergids and then ruptures the release to content। आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने जब ओव्यूल का डायग्राम देखा था तो ओव्यूल के डायग्राम में एक सिनर्जिड्स था, साइनर्जिड्स था या नहीं था, एक छोटा सा स्ट्रक्चर था इस तरीके से जिसके अंदर फीमेल गैमीट्स या एग्स प्रेजेंट थे। अगर आप लोगों ने डायग्राम याद होगा या फिर आप लोगों ने बनाया हुआ, आपकी बुक में अवेलेबल हो, आप खोल के देखिए, वहां पर आपको सिनर्जिड्स मिलेगा।
कहीं पर भी डायग्राम आप देख सकते हैं, या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा पुराने उसका वीडियो का, तो आप देख लीजिए। सिनर्जिस एक तरीके से स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रॉयस एग के अंदर, जिसके अंदर फीमेल एग प्रेजेंट होते हैं और पोलन की ट्यूब का जो टिप होता है उस सिनर्जिड्स के अंदर, सपोज करिए सिनर्जिड्स है इस तरीके से राउंड शेप में, राइट, पूरी तरीके से कवर है। अब ये सिनर्जिड्स क्या है ना, ये पोलन ट्यूब आई और इस सिनर्जिड्स की जो लेयर होगी ना, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको क्या कर देगी, रप्चर कर देगी, ब्रेक कर देगी। द मीनिंग ऑफ रप्चर इज ब्रेक कर देगी। And due to pollen pistil interaction, intense competition develops even in the compatible pollen grains, that mean gametes. अब यहाँ पे जो पिस्टल इंटरेक्शन हो रहा था, पॉलेंस का पिस्टल का इंटरेक्शन, ये कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन डेवलप करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलेंस होते हैं जो पॉलेंस हमेशा कॉम्पिटेबल होते हैं। कॉम्पिटेबल मतलब फर्टिलाइज्ड होने वाले होते हैं, बताया था मैंने कि जो स्टेरिलिटी कंडीशन आती है ज्यादातर फीमेल गैमीट्स में आती है, मेल गैमीट्स में बहुत ही कम आती है। तो कंपटीशन इंक्रीज हो गया, सब पोलन्स हैं सारे कॉम्पिटेबल, मतलब अपने आप को फर्टिलाइज करने वाले, उसमें से कोई भी स्टेराइल नहीं है, सब फर्टिलाइज करने वाले। लेकिन कहीं ना कहीं जो फीमेल होंगी, फीमेल जो गैमीट्स होंगे या फीमेल फ्लावर्स होंगे, उसमें नॉन कॉम्पिटेबल की कंडीशन देखने को मिल जाएगी, यानी कि पॉलन ग्रेन ज्यादा है लेकिन फीमेल गैमीट्स उतने फर्टिलाइज्ड होने के लिए कॉम्पिटेबल नहीं है। तो क्या यहाँ पे कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, तभी तो आधे से ज्यादा पॉलन ना वेस्ट हो जाते हैं, इसी की वजह से हो जाते हैं कि पॉलन पूरी तरीके से फर्टिलाइज होने के लिए तैयार है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फीमेल गैमीट्स है वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे, राइट। And it also plays important role in sexual reproduction and seed formation. अब ये जो पूरा हम लोगों ने पढ़ा पॉलन ग्रेन्स का एंटर होना, ओव्यूल तक जाना, ये क्या है, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स के बीच में, और इसी से जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यानी कि पॉलन्स इससे कंबाइन हो गए, ओव्यूल के अंदर जो एग प्रेजेंट है उससे कंबाइन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉय बनता है, देन एक सीड का फॉर्मेशन, सीड यानी कि जो बेबी उसका होगा, राइट, उस सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। Pollen grain can also be induced to germinate in a synthetic medium. अब यहाँ पे देखिए, अभी तक तो हम नेचुरल वे पढ़ते थे कि नेचुरली क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के अंदर एंटर हुए, जर्मिनेशन हो गया, लेकिन पॉलन ग्रेन्स को हम सिंथेटिक मीडियम से भी जर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, नेचुरल फर्टिलाइजेशन, मैं ये नहीं कहूँगी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट नेचुरल फर्टिलाइजेशन, कि पॉलन ग्रेन्स अपने आप स्टिग्मा के अंदर एंटर हो गए, वो था नेचुरल, उसमें किसी का हैंड मतलब किसी हस्तक्षेप नहीं था, राइट, यही था। सुक्रोज इंड्यूसेस पोलन जर्मिनेशन एंड द ट्यूब ग्रोथ इन विट्रो। देखिए यहाँ पर क्या है, जो पोलन जर्मिनेशन है, हाँ देखो आप लोगों ने 9th में और 10th में भी पढ़ा होगा कि जब ह्यूमन बींग्स की बात करें, थोड़ा सा ह्यूमन बींग्स के बेसिस पर रिलेट करेंगे ना, तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा कि जब वुमेन्स में कैपेसिटी नहीं होती है, गैमिट्स नहीं प्रॉपरली फर्टिलाइज्ड हो पा रहे हैं, तो क्या किया जाता है, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स को उनकी बॉडी से आउट निकाला जाता है एंड देन एक ट्यूब में फर्टिलाइज्ड किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, IVF पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th में, 10th में, 11th में, कहीं काफी जगह सुना भी होगा, नॉर्मल है सब, राइट। सेम एज इट इज यहाँ पर क्या किया, पॉलन जर्मिनेशन किया, बट इन विट्रो यानी कि ट्यूब में, जैसे IVF में करते हैं ना कि मेल और फीमेल के गैमीट्स को उनकी बॉडी से निकाला, ट्यूब में फर्टिलाइज्ड कराया। यहाँ पर भी क्या किया, पॉलिन्स को लिया, ओव्यूल के लिया, और एक ट्यूब में क्या कराया, विट्रो में फर्टिलाइजेशन कराया। एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलिटेट्स एंड एक्सेलरेट्स पोलन जर्मिनेशन, इसमें कुछ सॉल्यूशन भी डाले जाते हैं, क्योंकि जो नेचुरल सॉल्यूशन उसे फीमेल पार्ट मेल पार्ट से मिल रहे थे वो तो नहीं मिल सकते, राइट। अब यहाँ पर इसीलिए बोरिक एसिड को ऐड किया जाता है ताकि पोलन्स क्या है, जर्मिनेट हो, उसमें बिल्कुल फर्टिलाइज्ड
कह सकते हैं अनसक्सेसफुल होने के चांस ना हो, क्योंकि ये ट्यूब वाली है। अगर फ्लावर में होता तो फ्लावर उसको सारी चीजें, प्लांट उसको सारी चीजें प्रोवाइड करता रहता। अभी फ्लावर तो में है नहीं, ट्यूब में है, ट्यूब कहाँ से प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए इसमें बोरिक एसिड को ऐड किया जाता है, जिससे जो पॉलेन्स का फर्टिलाइजेशन कराया गया है वो कभी अनसक्सेसफुल ना हो। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। पॉलिनेशन वाला खत्म हो गया, जितना भी उसमें टॉपिक था, जो भी चीजें थी आपको बता दी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। It is one of the major approach used in the crop improvement. ये हमारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बड़ा कह सकते हैं मेजर अप्रोच था। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था आप लोगों का, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड था। क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्यों आया था, पहले तो यही समझ लीजिए ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों आया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन उस टाइमिंग पे क्या था, हमारे इंडिया की जो कंडीशंस थी, सब लोगों के लिए पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन उतना खाना नहीं था लोगों के लिए। इसीलिए जितनी भी क्रॉप्स थी उनको और वेराइटीज में, ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा क्वालिटी में ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज किया गया था। Only the desired polygreens are hand pollinated and used for fertilization. यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉलिन ग्रीन्स को यूज किया जाता है जो बिल्कुल एकदम परफेक्ट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी के होते हैं। क्योंकि अगर ऐसी पॉलिन ग्रेन्स ले लेंगे, अच्छी क्वालिटी नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो जो आगे जो ब्रीड आएगी, जो बेबी मतलब आई मीन जो प्लांट्स आएंगे, वो भी अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन जब पॉलन ग्रेन्स की क्वालिटी अच्छी होगी, डिजायर्ड होंगे हमारे अकॉर्डिंग, तो जो पॉलिनेशन कराया जाएगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा और जो क्रॉप आएगी वो भी बहुत अच्छी आएगी। एंड दिस इज अकॉम्प्लिश्ड थ्रू एमास्कुलेशन एंड बैगिंग प्रोसीजर। और इसको मतलब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो प्रोसेसर यूज किया गया वो था emasculation and bagging procedure. This is accomplished through emasculation and bagging procedure. तो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग एक देखिए, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था ना पूरा, अभी पोलन वाला, थोड़ा सा यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया, इसको डायग्राम से देख लिया हम लोग। यहाँ पे देखिए, ये आपको पूरा ओव्यूल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से पोलन ट्यूब आ रही है, राइट। यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स बताया था, ये पूरा न्यूक्लियस है, ये पोलर न्यूक्लिया प्रेजेंट है, ये एंटीपोडल्स है, ये कैलेसा जो कि इसका बेस होता है। यहाँ से जो पूरी पोलर ट्यूब है कहाँ पे, सिनर्जिड्स में एंटर होती है एंड देन उसको रप्चर यानी कि ब्रेक कर देती है, और जैसे ये ब्रेक हो जाएगी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब पोलर ट्यूब हमारे यहाँ तक आती है, इस पूरे ओव्यूल में एंटर होगी, उसको बोलते हैं पोरोगैमी। जब ये क्या नाम है, ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है, यानी कि उसके एम्ब्रॉय सेक तक पहुंच जाती है, इसको बोलते हैं कैलोजोगर्मी। फिर जब ये पोलन ट्यूब उस सिनर्जिड्स को रप्चर करती है, उस कंडीशन को या उस केस को बोलते हैं मेसोगेमी। ये तीन इसलिए अलग अलग बताए गए क्योंकि तीनों में अलग अलग है। सबसे पहले जो पोलन ट्यूब थी हमारे सिर्फ और सिर्फ ओव्यूल में एंटर हुई थी, राइट, धीरे धीरे करके एंटर होगी, पोरोगेमी केस हो गया। उसके बाद हमारे पोलन ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रॉय सेक। जब ये पोलन ट्यूब एम्ब्रॉय सेक के अंदर एंटर हुई, कैलोजोगेमी। और जब इस पोलन ट्यूब में इस सिनर्जिस के अंदर जो फीमेल सेल्स थे उसको रप्चर किया, इसको हम क्या बोलेंगे, इस केस को मेसोगेमी। और ये पूरा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप ओव्यूल का पूरा डायग्राम पढ़ के आए हैं, स्ट्रक्चर आपने देखा है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज डबल फर्टिलाइजेशन। अभी तक फर्टिलाइजेशन पढ़ा, पॉलिनेशन पढ़ा, अब डबल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, हमेशा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है सिंगल, एक मेल गैमेट्स एक फीमेल गैमेट। 90% चांसेस में हमेशा सिंगल फर्टिलाइजेशन है। डबल फर्टिलाइजेशन कब, कैसे, किस कंडीशन में है? डबल फर्टिलाइजेशन बड़ा होता कॉम्प्लेक्स है कंपैरिजन टू सिंपल।
जो सिंगल फर्टिलाइजेशन है बहुत ही सिंपल होता है, डबल फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फ्लावरिंग प्लांट्स में। और सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड करने वाले, डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर्ड करने वाले थे बाय नोएस्ट्रिन इन द लिलिशियस प्लांट्स लाइक लीलियम और फ्रेटिलिया। सबसे पहले नोएस्ट्रिन ने डिस्कवर किया था, और कौन से प्लांट्स में किया था, लिलिशियस प्लांट्स में किया था, लाइक लीलियम एंड फ्रीटिलेरिया। These are the examples. After a pollen grains has reached the surface of the stigma, जब हमारे pollen grains स्टिग्मा की सरफेस पर पहुंच जाते हैं, राइट, पहुंच गए पहले, इट जर्मिनेट, ये अपने आप को अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते, जर्मिनेट, और फिर पोलन ट्यूब को बना लेती है, which penetrate the stigma style ovary chamber and then enters ovule। और ये पोलन ट्यूब सबसे पहले स्टिग्मा में, फिर स्टाइल में एंटर होती है, पूरी क्रॉस करती है, फिर ओवरी के अंदर, जो पूरी ओवरी बनी हुई है, फिर ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल बने हुए, ओव्यूल के अंदर भी एम्ब्रॉय सैक है, एम्ब्रॉय सैक के अंदर भी सिनर्जिड्स है, पूरा एंटर होती है, राइट। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज गाइडेड बाय द केमिकल सेक्रेटेड बाय द सिनर्जिड। ये जो पोलन ट्यूब, देखिए पोलन ट्यूब को ही पता है कि कहाँ कहाँ से कौन सा रास्ता है। सबसे पहले कि वो स्टाइल को आई, स्टाइल में ओवरी में एंटर हुई, ओवरी से ओव्यूल में हुई, ओव्यूल से एम्ब्रॉय सैक में हुई, एम्ब्रॉय सैक से सिनर्जिड्स। क्यों हुई? क्योंकि ये जो सिनर्जिड्स होते हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ था जिसमें फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट है, वो एक केमिकल सेक्रीट करते हैं, ये थोड़ा स्मेल लाइक केमिकल, फ्रेगनेंस की फॉर्म में केमिकल सेक्रीट करते हैं, और उसी फ्रेगनेंस को फॉलो करते करते ये जो पोलन ट्यूब है पूरे सिनर्जिड्स यानी कि फीमेल एग तक पहुंच जाती है। इट यूजुअली एंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल, और ये ओव्यूल के अंदर किस पॉइंट से एंटर होती है? माइक्रोपाइल से। बताया था कि ओव्यूल हमारा एक साइड से, बेस से खुला, नीचे नीचे की साइड से ओपन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। और ये पोलन ट्यूब इस माइक्रो, जो होल होता है ना माइक्रोपाइल, इसी माइक्रोपाइल के थ्रू क्या है? एंटर हो जाती है। और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? पोरोगैमी। It is termed as porogamy. But in some cases, it is found to enter through chalaza, known as chalazogamy, and in some plants by piercing the intrugans called mesogamy. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने डायग्राम देखा था, 3 केसेस बने थे हमारे, कि फर्स्ट केस तो ये था कि पोलन ट्यूब डायरेक्ट कौन से पॉइंट से एंटर हुई? हमारी माइक्रोपाइल से, ओव्यूल के अंदर नीचे की साइड जो ओपनिंग थी, माइक्रोपाइल। दूसरी कंडीशन हो सकती है आपकी कि जो ओव्यूल का बेस होता है ना, जिस वन, ये जो बेस होता है, ये जिसको हम लोग कैलेजा बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कैलेजा, ये इस कैलेजा के थ्रू डायरेक्ट सिनर्जिड तक पहुंच जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। थर्ड कंडीशन, थर्ड केस होता है कि इसके जो इंटरनल लेयर होती है, इंट्यूग्यूमेंट्स, 2 लेयर बताई थी, एक्स्ट्रा और इंटीग्यूमेंट्स। तो हो सकता है कि ना तो ये माइक्रोपाइल से एंटर हुई, ना ये कैलेजा से एंटर हुई, ये इसकी जो आउटर इधर की साइड लेयर होगी, इंट्यूग्यूमेंट्स, मतलब लेफ्ट से भी हो सकती है, राइट से भी हो सकती है, पोलन ट्यूब एक ही होगी। आप कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2 क्यों दिखाई है, कंफ्यूज मत होइए, पोलन ट्यूब एक ही होगी, बस बता दिया है कि लेफ्ट साइड से भी आ सकती है, राइट साइड भी आ सकती है, सो डजंट मैटर। तो इसकी जो इंट्यूगुमेंट्स लेयर होती है ना, उसको ब्रेक करके डायरेक्ट सिनर्जिड्स तक क्या हो जाए? ये एंटर हो जाए, और इसे हम बोलते हैं मेसोगैमी। Finally, it penetrates embryo sac of ovule through its micropylar end. और फाइनली जब इसका जो एम्ब्रॉय सैक होता है ओव्यूल के अंदर, वो उसके अंदर एंटर हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है, and the pollen tube carrying male gametes penetrates in one of the synergids। और जो pollen tube के अंदर जो मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो सिनर्जिड्स की लेयर को ब्रेक करके फीमेल एग के साथ क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। And the watery content of synergids are absorbed by pollen tube, which then ruptures and release the content, including the 2
नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स। अब देखिए यहाँ से आपका डबल फर्टिलाइजेशन का थोड़ा सा जो टॉपिक है वो शुरू हो जाएगा। क्या कहा गया है यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारे पॉलन ट्यूब थी, पॉलन ट्यूब में मेल गैमीट्स आ रहे थे, ये सिनर्जिड्स प्रेजेंट है, ये पॉलन ट्यूब इस सिनर्जिड्स के अंदर एंटर हुई ब्रेक करके उसके लिए। अब इस सिनर्जिड्स के अंदर जो फीमेल गैमीट्स होंगे ना, फीमेल एग्स होंगे, फीमेल गैमीट्स, वो कोई एक नहीं होंगे बल्कि बहुत सारे होंगे, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ 3 ले लिए, 3 या 4 ले लो। और इस पोलन ट्यूब में मेल गैमीट्स आ रहे हैं, मेल गैमीट्स भी आपके हो सकते हैं 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन करने वाला मेल गैमीट कोई एक ही होगा, सिर्फ एक। सपोज करो 4 मेल गैमीट्स आ रहे हैं पोलन ट्यूब में, लेकिन फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही के पास होगी। फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी सिर्फ एक ही के पास होगी। अब जिस पोलन गैमीट के पास, मेल गैमीट्स के पास फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी है, वो एक ओव्यूल के साथ जगह कंबाइन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन कर लेगा, राइट। बाकी के बचे 2 गैमीट्स, मेल गैमीट्स में भी फीमेल गैमीट्स में भी 2 बचे, 2 बचे, 3 बचे, चाहे कितने बचे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सिनर्जिड्स होती है ना, वहां पे सेल्स के यानी कि फीमेल एग के साथ साथ उसके पूरे स्ट्रक्चर में, सिनर्जिड्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट रहता है। ये लिक्विड वाटरी सब्सटेंस कह सकते हैं, ये वाटरी सब्सटेंस पोलन ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि पोलन ट्यूब तो सिनर्जिड्स के अंदर एंटर हो गया ना इस तरीके से। तो इसके अंदर अब जो वाटरी सब्सटेंस था सिनर्जिड्स के अंदर, किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ये पोलन ट्यूब में एब्जॉर्ब कर लिया। और ये पोलन ट्यूब की जो लेयर होगी, पूरी आउटर लेयर होगी ना ट्यूब, वो हो जाएगी ब्रेक। इसकी जो आउटर जो ट्यूब बना के ला रही थी ये ब्रेक हो जाएगी। जैसे ये ब्रेक हो जाएगी, बाकी के जो अदर गैमीट्स थे, मेल गैमीट्स जो कि फर्टिलाइजेशन की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो बाहर आ जाएंगे, सिनर्जिड्स में एंटर हो जाएंगे वो भी। एंड a non-motile male gametes are carried through a hollow pollen tube. It is known as syphnogamy that ensure fertilization to take place. अब यहाँ पर ये जो non-motile male यानी कि नॉन मोटाइल का मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, ये हॉलन जो पोलन ट्यूब होती है ना उसी के साथ आते हैं। पोलन ट्यूब क्या हॉलो होती है पूरी, बस उसमें मेल गैमेट्स ही आ रहे हैं, बाकी तो पूरी खाली है। तो उस पूरे पोलन ट्यूब के साथ आते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिप्नोगैमी। when non-motile male gametes are carried through pollen tube, it is known as syphnogamy। और ये यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड वाला मेल गैमीट था वो तो फर्टिलाइज्ड हो गया एक ओव्यूल के साथ, बाकी के बचते हैं दो मेल गैमीट्स बचे, 2 फीमेल गैमीट्स बचे, या 3 बचे, कितने ही बचे हम उससे मतलब नहीं है, हम तो एज्यूम करके चल रहे हैं। बाकी के जो बचे आपके 2 मेल गैमीट्स, 2 फीमेल गैमीट्स, वो एक दूसरे के साथ कॉम्बाइन हो जाती हैं। अब उसमें फर्टिलिटी तो होती नहीं है, ना तो मेल गैमेट्स में फर्टिलिटी, ना ही फीमेल में फर्टिलिटी, क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, न्यूक्लियस होता नहीं है। वो कॉम्बाइन हो जाते हैं और वो भी फर्टिलाइज हो रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि 2 एग्स का मिलना फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज हो गए लेकिन बेबी नहीं प्रोड्यूस करते, वो एक आपकी लेयर होती है, मैं बताऊंगी अभी आपको, आगे आएगा आपका, एक सेकेंड देगा। एंडोस्पर्म एक आपका टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम होता है आपका एंडोस्पर्म, उसकी फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। यहाँ पर प्लांट्स में ज्यादातर डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, होता ही है, क्योंकि जो पोलन ट्यूब्स होती हैं उसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं, एक फर्टिलाइज्ड होता है, बाकी के जितने भी होते हैं नॉन फर्टिलाइज्ड होते हैं। सेम एज इट इज ओव्यूल में है, ओव्यूल में भी आपका एक फर्टिलाइज्ड, एक ही मैच्योर है फर्टिलाइजेशन के लिए, बाकी नहीं है। तो एक तो बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं, बाकी के जो बच्चे नॉन फर्टिलाइज्ड एग वो एंडोस्पर्म टिश्यू बनाते हैं। आगे देखते हैं,
Syngamy and triple fusion are two events of sexual reproduction in angiosperming flowering plant. ट्रिपल फ्यूजन भी होता है, यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ, यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ वो 3 सेल्स का हुआ। अब वो कैसे हुआ वो अब देखना, इसको हम सिंगैमी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंगैमी इज द फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड। अब ये चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कंबाइंड हो रहे हैं वो हैप्लॉइड है, क्योंकि वो माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके आए हैं, राइट, स्टार्टिंग में पढ़ा था हम लोगों ने। और जब ये हमारे हैप्लॉइड मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स कंबाइन हुए तो कौन सा जाइगोट बनता है हमारा, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। Whereas in triple fusion, second haploid male gametes fuses with diploid secondary nucleus, producing primary endosperm nucleus, and that develops into triploid endosperm। यहाँ पे देखिए आपको ना थोड़ी सी लैंग्वेज तो लिख दी है, वो लैंग्वेज में कह सकती हूँ थोड़ा सा घुमा दी है, राइट, बहुत टिपिकल कर दी है। मैं इसको बड़ी सिंपल में समझा देती हूँ, मैं ना इसको बड़ा सिंपल समझाती हूँ, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे देखो, बस मैं एजम्पशन लेके चलूंगी, आप ये मत कहना कि मैम आप इसमें तीनों एक ओव्यूल में 3 सेल होते हैं, 3 फीमेल गैमेट्स होते हैं और या फ्री होते हैं, मैं सिर्फ एजम्पशन लेके चलूंगी। देखो ये ओव्यूल था, ये पॉलन ट्यूब थी, ध्यान से समझिएगा। ओव्यूल में मैंने सोच लिए इसमें 3 फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट थे, 3 एग प्रेजेंट थे, राइट। पॉलन ट्यूब में भी मैंने 3 ले लिए, 3 मेल गैमेट्स थे। ओव्यूल के अंदर जो एग है उसमें से एक फर्टिलाइज्ड है, पूरी तरीके से मैच्योर है, जिसने माइटोसिस और मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो चुका है। सेम एज इट इज जो मेल गैमीट्स है उसमें से एक फर्टिलाइज्ड है जो कि हैप्लॉइड है, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड होगा पूरी तरीके से मैच्योर होगा, माइटोसिस मियोसिस की प्रोसेस को फॉलो करके आया होगा ना, तभी तो हैप्लॉइड हुआ। इसमें से आपका क्या है कि ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है या नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे जो बाकी के फीमेल गैमेट्स हैं ये तो मैच्योर ही नहीं हुए, ये मैच्योर नहीं हुए, तो ये कैसे हैं, ये है आपके डिप्लॉइड। कैसे है ये डिप्लॉइड है। और बाकी जो मेल गैमेट्स होते हैं ना वो सारे हैप्लॉइड होके आते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या है, एक ही सेल में होते हैं, ध्यान रखना, पोलन ग्रेन्स एक ही सेल में होते हैं, और जब सेल डिवाइड होता है तो पोलन ग्रेन्स भी डिवाइड हो जाता है, मतलब मेल गैमेट्स भी। तो मेल गैमेट्स हमारे सारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मेल गैमेट्स हमारे हैप्लॉइड होते हैं। तो लेकिन फीमेल गैमेट्स नहीं होते, फीमेल गैमेट्स में कोई एक ही होगा, ये चीज ध्यान रखिए। अब यहाँ पे फीमेल गैमेट्स में एक ही हैप्लॉइड है, लेकिन मेल्स में सारे हैप्लॉइड है, तो एक है, लेकिन फर्टिलाइज्ड वाला कोई एक ही है मेल में, तो ये वाला इसके साथ फर्टिलाइज्ड हो गया और जो बेबी होता है जायगोट वो बन गया। बाकी के 2 बच गए, फीमेल में भी बच गए, मेल में भी बच गए। फीमेल के डिप्लॉइड है, मेल के हैप्लॉइड है। एक हैप्लॉइड फीमेल के डिप्लॉइड के साथ जाके कंबाइन हो गया, राइट। कौन सा टिश्यू बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर। कौन सा टिश्यू या न्यूक्लियस बना, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो अगेन हमारे एक और हैप्लॉइड था, एक और डिप्लॉइड बचा हुआ है, अगेन कंबाइन हो गए, राइट। अब यहाँ पर क्या थे, 2 एग बन गए, बने कि नहीं बने, एक हमारा ये एक हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का, एक हैप्लॉइड और डुप्लॉइड का, ये अगेन कंबाइन हो जाते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में। पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म बना, राइट, जब एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड कंबाइन हुए तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। उसके बाद जो हमारे बाकी के सेल्स बचे थे मेल और फीमेल में, वो पूरी सारे कंबाइन हो गए, बस फर्टिलाइज वाले को छोड़ के, और क्या बना दिया, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना दिया, राइट। ट्रिपल फ्यूजन हो गया कि नहीं हो गया। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रॉय। ये एंडोस्पर्म टिश्यू होता है, ये एंडोस्पर्म टिश्यू क्या करता है, यहाँ पर ये क्या करता है, जो हमारा जाइगोट होता है ना उसको पूरा खाने का, प्रोटीन, वाटर, उसको वो प्रोवाइड करता है, ये एंडोस्पर्म का काम होता है। और बाकी का जो जाइगोट है वो एम्ब्रॉय में डेवलप होता है। Syngamy is a type of generative fertilization, whereas triple fusion is a type of vegetative fertilization.
सिनगैमी एक तरीके से जनरेटिव फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं और ट्रिपल फ्यूजन को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। Here both the male gametes participate and therefore it is described as double fertilization. देखो यहाँ पे जो जितने भी मेल गैमेट्स थे, चाहे 2 थे, 3 थे, 4 थे, वो क्या है, वो सब फीमेल गैमेट्स के साथ कॉम्बाइन होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एक फर्टिलाइजेशन होता है आपका बेबी वाला और एक फर्टिलाइजेशन होता है एंडोस्पर्म को बनाने वाला। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? यहाँ पे देखो जो लैंग्वेज लिख दी थी बड़ी टिपिकल लिख दी थी, कंफ्यूज करने वाली, वो मैंने इजी वे में समझा दिया, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। एक बार और आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार और जितनी भी लैंग्वेज है आप अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आज के लिए इतना ही, यहाँ तक ज्यादा एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ से आगे के जो टॉपिक है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अपने नोट्स बना लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, थैंक यू।